सवाल की तह तक जाएंगे कि हम और आप मतलब इंसान सीखते कैसे हैं। जी। हमारे पास मनोविज्ञान के कुछ सबसे दिलचस्प प्रयोगों और सिद्धांतों का कह सकते हैं कच्चा चिट्ठा है। बिल्कुल। और हमारा मिशन है इन जटिल विचारों को सुलझाना और ये समझना कि सीखना असल में है क्या। क्या ये सिर्फ गलतियां दोहराने का नतीजा है? क्या ये आदतों का खेल है? या फिर हम बस दूसरों की नकल करके ही सब कुछ सीखते हैं? और ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी समझ एक भूखी बिल्ली से शुरू होकर कुत्तों की लार से गुजरते हुए एक चिंपैंजी के यूरिका मोमेंट तक पहुंची। अच्छा। हम एक एक करके इन 6 सिद्धांतों की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां माना जाता था कि सीखना बस हाथ पैर मारने जैसा है। ये विचार था एडवर्ड थॉर्नडाइक का, जिसे उन्होंने प्रयास और भूल यानी ट्रायल एंड एरर का सिद्धांत कहा। बिल्कुल। ये बात है 1898 की। थॉर्नडाइक ने एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार प्रयोग किया। बिल्ली वाला प्रयोग है ना? हाँ, सोचिए, एक भूखी बिल्ली को एक खास तरह के पजल बॉक्स में बंद कर दिया गया है और बाहर उसका पसंदीदा खाना रखा है। तो बिल्ली बाहर निकलने के लिए बेचैन होगी। जाहिर है, वो पिंजरे को खरोचती है, सलाखों को खींचने की कोशिश करती है, मतलब हर तरह से हाथ पैर मारती है। और इसी जद्दोजहद में गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ जाता है और दरवाजा खुल जाता है। वाह! पहली बार में तो ये सिर्फ एक तुक्का था, लेकिन थॉर्नडाइक ने बिल्ली को बार बार उसी बॉक्स में बंद किया। और हर बार बिल्ली ने बाहर निकलने में थोड़ा कम समय लिया होगा। सही। धीरे धीरे उसने बेकार की हरकतें करना बंद कर दिया और कुछ कोशिशों के बाद तो हालत ये हो गई कि बॉक्स में जाते ही वो सीधे लीवर दबाती और बाहर आ जाती। मतलब उसने गलतियां कर करके सही तरीका सीख लिया था। बिल्कुल। यही प्रयास और भूल है। जिन कोशिशों का नतीजा अच्छा निकलता है, हम उन्हें दोहराते हैं, और जिनका नहीं, उन्हें छोड़ देते हैं। और ये सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही असरदार है। आज जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। या हम कोई नया वीडियो गेम खेलना सीखते हैं, तो हम यही तो करते हैं। शुरू में बार बार गिरते हैं, गलत बटन दबाते हैं, लेकिन धीरे धीरे सही तरीका पकड़ में आ ही जाता है। और थॉर्नडाइक की इस खोज में एक बहुत ही काम की बात छिपी है। उन्होंने सीखने के 3 सुनहरे नियम दिए। अच्छा। पहला, तत्परता यानी रेडीनेस, मतलब सीखने के लिए आपका तैयार होना जरूरी है। दूसरा, अभ्यास यानी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। वही। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभाव यानी इफेक्ट। मतलब अगर किसी काम का नतीजा अच्छा, सुखद होता है, तो हम उसे मजबूती से सीखते हैं। ये प्रभाव का नियम तो मुझे आज की पूरी डिजिटल दुनिया का आधार लगता है। कैसे? एप्स, गेम्स, सोशल मीडिया सब इसी पर तो चल रहे हैं। अगर ऐप इस्तेमाल करने का अनुभव मजेदार है तो हम उसे बार बार खोलते हैं। ये थॉर्नडाइक की बिल्ली वाले सिद्धांत का ही तो 21वीं सदी का रूप है। बहुत अच्छी तरह से जोड़ा आपने। लेकिन एक सवाल उठता है, थॉर्नडाइक की बिल्ली तो कुछ कर रही थी, क्या सीखना हमेशा कुछ करने से ही होता है? या हमारा दिमाग चुपचाप बिना कोशिश किए भी कनेक्शन बना लेता है? हाँ, मतलब क्या कुछ चीजें हम अनजाने में आदतों की तरह सीख जाते हैं? बिल्कुल। यहीं पर कहानी में एक रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव की एंट्री होती है। जी। उनका सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है, जो आदतों के बनने का विज्ञान है। पावलोव असल में कुत्तों के पाचन क्रिया पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने एक सीधी सी बात नोटिस की, खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार आती है। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, खाना एक स्वाभाविक उत्तेजना है और लार आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। असली खेल तो अब शुरू हुआ होगा। बिल्कुल। पावलोव ने कुत्तों को खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजानी शुरू कर दी। शुरू में तो घंटी का खाने से कोई लेना देना नहीं था। कोई लेना देना नहीं था। घंटी बजती, फिर खाना आता। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। और फिर हुआ वो जिसने मनोविज्ञान की दुनिया बदल दी। एक दिन पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और कुत्तों के मुंह में लार आ गई होगी। उतनी ही लार आई जितनी खाना देखकर आती थी। उनके दिमाग ने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ लिया था। मतलब एक अस्वाभाविक चीज पर भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया आने लगी। हाँ, उन्होंने एक आदत सीख ली थी। ये तो मेरे साथ रोज होता है। जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, मुझे चाय की तलब होने लगती है, भले ही काम में कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। मेरे दिमाग ने समय को चाय के साथ जोड़ लिया है। हाँ, ये पावलोव का ही तो असर है। बिल्कुल। या फिर सोचिए, आपके फोन पर किसी खास दोस्त के मैसेज की जो खास टोन है, उसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, भले ही आपने मैसेज पढ़ा भी ना हो। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है। कमाल है।
और दिलचस्प बात यह है कि पावलोव को इस काम के लिए 1904 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला था, मनोविज्ञान का नहीं। लेकिन पावलोव और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों में सीखने वाला थोड़ा लाचार सा लगता है। लाचार कैसे? मतलब बिल्ली हाथ पैर मार रही है, कुत्ता लार टपका रहा है, कोकी अपनी मर्जी या इरादे का कोई रोल नहीं है। क्या सीखना हमेशा इतना पैसिव होता है? बेहतरीन सवाल। यहीं पर तस्वीर थोड़ी और साफ होती है बीएफ स्किनर के आने से। अच्छा। स्किनर ने कहा कि हम सिर्फ बाहरी उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि हम अपने कामों के परिणामों से सीखते हैं। उनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं। क्रिया और परिणाम का सिद्धांत। जी। मतलब ये थॉर्नडाइक की एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का उल्टा है, आरएस रिस्पॉन्स स्टिमुलस। बिल्कुल। हम पहले कुछ करते हैं यानी रिस्पॉन्स, और फिर उसका नतीजा यानी स्टिमुलस तय करता है कि हम वो काम दोबारा करेंगे या नहीं। एकदम सही। स्किनर ने चूहों और कबूतरों पर प्रयोग के लिए एक खास बॉक्स बनाया, जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं। हाँ, स्किनर बॉक्स। बॉक्स में एक लीवर था। जब चूहा घूमते घूमते उस लीवर को दबाता तो उसे खाने का एक दाना मिलता। अच्छा। यहाँ लीवर दबाना क्रिया है और दाना मिलना परिणाम या पुनर्बलन है, जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। और चूहा ये गणित बहुत जल्दी समझ गया होगा। बिल्कुल। उसे पता चल गया कि लीवर दबाने से इनाम मिलता है, तो वो बार बार जाके लीवर दबाने लगा। मतलब सकारात्मक परिणाम हमारे व्यवहार को मजबूत करता है और नकारात्मक परिणाम व्यवहार को कमजोर करता है। स्किनर का ये सिद्धांत आज हमारी डिजिटल जिंदगी में हर जगह है। जैसे सोशल मीडिया पर लाइक्स। हाँ, इंस्टाग्राम पर एक फोटो डालने के बाद जब लाइक्स और कमेंट्स आते हैं तो वो एक तरह का पुनर्बलन है जो हमें और पोस्ट डालने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो गेम्स में पॉइंट्स, सिक्के और रिवॉर्ड्स मिलना भी यही है। बिल्कुल। ये एक फीडबैक लूप है जो हमारी आदतों को डिजाइन करता है। तो क्या ये एक तरह की चालाकी या हेरफेर नहीं है? हमें पता भी नहीं चलता और ये ऐप्स हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर रही होती हैं। ये एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। इस तकनीक का इस्तेमाल अच्छी आदतों के लिए भी हो सकता है, जैसे फिटनेस ऐप्स में टारगेट पूरा करने पर बैज मिलना। हाँ, ये तो है। लेकिन इसकी लत भी लग सकती है। स्किनर ने तो सीखने का एक सीधा रास्ता भी बताया था, जिसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो आज कई एजुकेशनल सॉफ्टवेयर का आधार है। ठीक है, तो इनाम और सजा हमारे सीखने को दिशा देते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। पूछिए। हम वो इनाम चाहते ही क्यों हैं? उस चूहे को खाने का दाना क्यों चाहिए था? इस चाहत, इस जरूरत का सीखने में क्या रोल है? अब आप कहानी के और गहरे हिस्से में उतर रही हैं। इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की क्लार्क हल ने। क्लार्क हल। उन्होंने कहा कि सीखने की असली वजह हमारी आवश्यकता यानी नीड है। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है तभी हम उसे हासिल करने का तरीका सीखते हैं। इसे नीड रिडक्शन थ्योरी कहते हैं। जी। मतलब भूख एक जरूरत है जो हमें खाना बनाना या ढूंढना सीखने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। प्यास एक जरूरत है जो हमें पानी का स्रोत खोजना सिखाती है। सीखना असल में किसी कमी को पूरा करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल। हल ने पहली बार सीखने के समीकरण में ओ यानी ऑर्गेनिज्म को बीच में रखा। उनका सूत्र था SOR, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। हाँ, उन्होंने कहा कि प्राणी की अंदरूनी हालत, उसकी जरूरतें ये तय करती हैं कि वो किसी स्टिमुलस पर कैसा रिस्पॉन्स देगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। यहाँ एक दिलचस्प बात है। हमारे स्रोतों के अनुसार पुनर्बलन शब्द को गढ़ने का श्रेय क्लार्क हल को जाता है। हाँ। लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल स्किनर ने किया। हाँ, ये मनोविज्ञान के इतिहास का एक मजेदार तथ्य है। स्किनर हल के काम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हल के सिद्धांत को सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत तक कहा था। वाओ! ये दिखाता है कि ये विचार एक दूसरे से कितने जुड़े हुए थे। तो अब तक हमने जो भी सिद्धांत देखे, प्रयास और भूल, आदत, परिणाम, जरूरत, ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखने की बात करते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं होता कि दिमाग में अचानक से बत्ती जल जाए, वो यूरिका वाला पल? जरूर होता है। जब किसी मुश्किल सवाल का हल पलक झपकते ही मिल जाता है। बिल्कुल। और इसी अचानक होने वाले सीखने को समझाने के लिए गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सामने आए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम है वोल्फगैंग कोहलर का। इनकी थ्योरी को इनसाइट थ्योरी या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही होशियार चिंपैंजी पर प्रयोग किया, जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान? हाँ, सुल्तान को एक कमरे में बंद कर दिया गया। छत से केले लटका दिए गए जो उसकी पहुंच से बहुत दूर थे, और कमरे में कुछ खाली बक्से भी पड़े थे। जी। सुल्तान ने पहले खूब उछल कूद की, लेकिन
केले हाथ नहीं आए। वो थक कर एक कोने में बैठ गया और बस कमरे को घूरने लगा। और फिर अचानक जैसे उसके दिमाग में बिजली कौंधी हो। बिल्कुल। उसे एक सूझ, एक इंसाइट आई। वो उठा, उसने बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा, एक टावर बनाया, उस पर चढ़ा और केले तोड़ लिए। हाँ, केले तोड़ लिए। उसने यह धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक एक ही झटके में सीखा। यही गेस्टाल्ट सिद्धांत का सार है। जी, गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है समग्र रूप, एज अ होल। ये मनोवैज्ञानिक मानते थे कि हम समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरी स्थिति को एक साथ देखकर हल निकालते हैं। ये रटने के खिलाफ है और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देता है। एकदम। ये तो किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। आप बहुत सोचते हैं, अटक जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं और अचानक नहाते हुए या टहलते हुए उसका जवाब दिमाग में आ जाता है। बिल्कुल वही, ये दिमाग का वो जादुई पल है। तो अब तक हमने देखा कि हम अकेले में कैसे सीखते हैं, कोशिश करके, आदत से, इनाम से या अचानक आई सूझ से। लेकिन हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा तो बाकी है, दूसरे लोग। हम दूसरों से कैसे सीखते हैं? और शायद आज के सोशल मीडिया के दौर में ये सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, यहीं पर एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आता है, जो कहता है कि हम देखकर सीखते हैं। बंडोआ का मानना था कि सीखना जरूरी नहीं कि व्यक्तिगत अनुभव से ही हो। हम दूसरों को कुछ करते हुए देखकर और उनके व्यवहार के नतीजों को देखकर भी सीख सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया, जो काफी प्रसिद्ध हुआ। जी, इसमें उन्होंने बच्चों को एक वीडियो दिखाया जिसमें एक बड़ा आदमी एक खिलौने वाली गुड़िया, जिसे बोबो डॉल कहते हैं, उसके साथ बहुत आक्रामक व्यवहार कर रहा था। उसे मार रहा था, फेंक रहा था, उस पर चिल्ला रहा था। हाँ, वीडियो के बाद उन बच्चों को एक कमरे में खिलौनों के साथ छोड़ दिया गया जहां वो बोबो डॉल भी रखी थी। और नतीजा चौंकाने वाला था। बिल्कुल। जिन बच्चों ने आक्रामक वीडियो देखा था, उन्होंने गुड़िया के साथ ठीक वैसा ही हिंसक व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा था, उनका व्यवहार शांत था। इसका मतलब ये है कि बच्चे सिर्फ देखकर ही आक्रामकता सीख गए। हाँ, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं है? बच्चे तो अच्छी चीजें भी देखकर सीखते हैं, जैसे अपने बड़ों को प्लीज और थैंक यू कहते हुए देखना। बिल्कुल। तो बंडूरा का सिद्धांत सिर्फ बुरे व्यवहार पर ही लागू होता है या अच्छे पर भी? ये बहुत जरूरी सवाल है। बंडूरा का सिद्धांत दोनों पर लागू होता है। इसे मॉडलिंग या अवलोकनात्मक अधिगम भी कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जी, हम जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, कोई सेलिब्रिटी हो या कोई यूट्यूबर, हम उसके व्यवहार की नकल करते हैं। हाँ, अच्छे और बुरे दोनों। और इसके लिए उन्होंने सीखने के 4 स्टेप्स भी बताए थे। जी, पहला है अवधान यानी अटेंशन, मतलब आप मॉडल पर ध्यान दें। दूसरा धारण, रिटेंशन, यानी आप उसके व्यवहार को याद रखें। तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोड्यूसिंग, यानी आप उस व्यवहार की नकल करने में सक्षम हो। और चौथा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यानी उस व्यवहार को करने के लिए आपके पास कोई वजह हो, जैसे तारीफ मिलना या किसी सजा से बचना। बिल्कुल। ये 4 चरणीय प्रक्रिया आज YouTube ट्यूटोरियल से लेकर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग तक हर जगह इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। तो आज हमें सीखने के मनोविज्ञान का एक पूरा चक्कर लगाया। थॉर्नडाइक की बिल्ली के तुक्के से शुरू होकर पावलोव की घंटी, स्किनर का इनाम, हल की जरूरत, कोहलर की सूझ और आखिर में बंडूरा के वीडियो तक। हर सिद्धांत ने कहानी में एक नया मोड़ जोड़ा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिद्धांत एक दूसरे को काटते नहीं हैं, बल्कि मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। अच्छा? हमारी सीखने की प्रक्रिया में ये सभी तत्व शामिल हैं। साइकिल चलाना सीखते समय थॉर्नडाइक काम आते हैं। स्कूल की घंटी बजती ही छुट्टी का एहसास होने में पावलोव। सही। और किसी मुश्किल सवाल का जवाब कोहलर के चिंपैंजी की तरह अचानक सूझ जाता है। ये सब जानने के बाद एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। जी? आज के डिजिटल युग में, जहां हम टिकटॉक के 30 सेकंड के वीडियो से लेकर लंबे लंबे ऑनलाइन कोर्सेज से सीख रहे हैं, वहां इनमें से कौन सा सिद्धांत सबसे हावी है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या ये बंडूरा का देखकर सीखना है, क्योंकि हम हर वक्त स्क्रीन पर किसी को कुछ करते हुए देख रहे हैं? या फिर ये स्किनर का